नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएस 1997 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिकली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसके पहले अगर आपने कुछ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि 1993 से लेकर 97 तक मैं 96 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 97 का क्वेश्चन पेपर। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग सर्वदापन कैसे करते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में करते थे। और चौथे कालखंड में पाई गई है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जोरवे संस्कृति है या ताम्रपाषाण काल है, ये चौथे कालखंड के घटनाक्रम माना जाता है और इसे जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। सबसे व्यापक तस्वीर हमें जोरवे संस्कृति की हमें इनाम गाँव से मिलती है और यह महाराष्ट्र की बेसिकली संस्कृति, यानी इसको ताम्रपाषाण काल की जो जोरवे संस्कृति है उसको हम महाराष्ट्र की संस्कृति कह सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। और समाधान कलश भी इससे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, समाधान कलश में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। तो गेहूँ चावल मत करिएगा, जौ ही था पहला अनाज। नवपाषाण प्रारंभ में मेसोपोटामी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनाज के खाद्यान्न के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके जो प्रमाण मिले हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से मिले हुए हैं। कहाँ से? मेसोपोटामिया क्षेत्र से मिले हुए हैं। ठीक है, और सबसे पहला अनाज जो है जौ ही था, जो भोजन के तौर पर या अनाज के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन कौन से? ऋग्वेद पर आधारित संकलन, तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है आपका सामवेद, और इसमें आपकी जो है 1549 ऋचाएँ हैं। ठीक है, जिसमें से 78 नई है, बाकी सभी जो है आपके ऋग्वेद से ली गई हैं। कृष्ण ने वेदों में स्वयं को जो है सामवेद कहा है, जिसमें साम का अर्थ होता है गान। मंत्र गाने वाले को उद्गाता कहे जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सामवेद में मंत्र गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, ऋग्वेद में होता कहा जाता था। ठीक है, गौरव की गाथा भी हमें सामवेद से ही मिलती है और संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इसे ही कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, बंदरगाह पोडके, जिसको आज के समय में आधुनिक पांडिचेरी कह सकते हो, के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये इसका जो टाइम पीरियड है 80 से 115 ईस्वी में के लेखक को ज्ञात था। अच्छा, पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के राइटर का नाम आज तक नहीं पता चल पाया। कुछ जानकारी वहाँ जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, तो पेरिप्लस से हमें एक चीज़ की जानकारी मिलती है, ये अरिकामेडु। ये अरिकामेडु क्या था? ये व्यापार और बंदरगाह की प्रमुख रूप से इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और अज्ञात ग्रीक नाविक था, यूनानी भाषा में उसने इस ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, व्यापार व बंदरगाह की जानकारी हमें इस बुक से मिलती है। काची का नाम कुरकई भी यहाँ से मिलता है हमें पेरिप्लस से, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, आगे बात करते हैं, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकप्पियम में आपको व्याकरण और काव्य से संबंधित जानकारी मिलती है। द्वितीय संगम की एकमात्र अवशिष्ट संकलन जो है तोलकप्पियम है। और तोलकप्पियम के अगर रचनाकार की बात करें तो आसान है याद करना, तोलकप्पियम से तोलकाप्पियर। ठीक, आगे माँ की जगह या लगा देना, बस उसी से बन जाएगा। अगस्त ऋषि के ये शिष्य माने जाते हैं। तोलकप्पियर जो है अगस्त ऋषि के शिष्य माने जाते हैं। और ये जो तोलकप्पियम है ये तमिल ग्रंथ है, यानी तमिल भाषा में लिखा गया है। अब ये जो द्वितीय संगम की जानकारी, जो द्वितीय संगम हुआ था, इसका आयोजन कराया था कपाटपुरम अलैवाई में। अध्यक्षता इसकी की थी अगस्त ऋषि ने, यानी अगस्त ऋषि ने कराया था, कपाटपुरम अलैवाई में कराया था। और इसमें ग्रंथ के जो तोलकप्पियम है बेसिकली ये 3 खंडों में विभाजित है और इससे हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की जानकारी का वर्णन मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है और मीमांसा को ही पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो जैमिनी है। दरअसल वेदों के दो भाग होते हैं, कर्मकांड, दूसरा ज्ञानकांड। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का वर्णन मिलता है। जो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उससे हमें वैदिक कर्मकांड की जानकारी मिलती है, और ज्ञान कांड से जो संबंधित जानकारी होती है वो आपका उपनिषदों में प्रतिपादन है। आगे है उपनिषद तथा वेदांत। वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उपनिषद और वेदांत को क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा कहते हैं। ठीक है। ज्ञान विवेचन मिलता है कर्म कांडों के स्थान पर, यानी उत्तर मीमांसा में हमें ज्ञान विवेचना मिलती है, ज्ञान की जानकारी मिलती है, दुनियादारी के कर्म कांडों के बजाय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 1997 में। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? तो भगवत गीता सम्मिलित है, ब्रह्मसूत्र सम्मिलित है, और आपका उपनिषद सम्मिलित है। वेदांत दर्शन के 3 आधार होते हैं, कौन कौन से? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। उपनिषद श्रुति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र में न्याय प्रस्थान, और भगवत गीता में स्मृति प्रस्थान का वर्णन मिलता है। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों की बात करें तो हमें शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभ, इन सब की जानकारी मिलती है। इसके दार्शनिक सिद्धांतों की बात करें तो अद्वैतवाद का सिद्धांत, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैतवाद का सिद्धांत, अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट, द्वैताद्वैत, अशुद्ध द्वैतवाद, इन सभी के प्रवर्तक कौन कौन हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग, तो ये किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने प्रारंभ की, और भागवतों को ही महाभारत काल में जो है भागवत धर्म जो चलता था उसको हम वैष्णव धर्म के भी नाम से जानते हैं। वैष्णव धर्म का जो विकास है भगवत धर्म से हुआ। प्रवर्तक जो है इसके कृष्ण है। ठीक है। वासुदेव पुत्र थे कृष्ण। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र तथा घोर अंगिरस का शिष्य की भी जानकारी मिलती है कि कृष्ण जी जो थे वो देवकी जी के पुत्र थे, और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। आगे बात करते हैं काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। तो ये काठियावाड़ के रुद्र दामन अभिलेख जो 150 ईस्वी पूर्व या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी इसको जाना जाता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें यहीं से मिलता है। और ये जो काठियावाड़ का रुद्र दामन अभिलेख था ये बेसिकली अपनी शैली में रोचकता, भाव प्रवणता और हृदयावर्जन के लिए प्रसिद्ध था। ये बेसिकली जो है जूनागढ़ अभिलेख आपका संस्कृत में लिखा गया है, और बहुत ही छोटा और गद्य काव्य है, छोटा सा लिखित गद्य काव्य है। ठीक। आगे रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, इसमें पूछा गया था कि कौन किसकी रचना है, तो रवि कीर्ति की रचनाकार है पुलकेशिन द्वितीय। भावभूत के रचनाकार हैं आप कन्नौज के यशोवर्मन, दांडी नरसिंह वर्मन और बाणभट्ट हर्ष। ये दरअसल पूछा गया था क्वेश्चन में कौन किसके समकालीन था, तो ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के, भावभूति कन्नौज के यशोवर्मन के, दांडी आपको नरसिंह वर्मन के, और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समय में थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों का, अब इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे, बात करेंगे। दरअसल शैलियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है बेसर शैली, दूसरी होती है नागर शैली, और तीसरी जो आपकी हो गई द्रविड़ शैली। अब
क्वेश्चन पूछा गया था भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिरों की शैली कैसी थी। तो ये नागर शैली थी, ठीक। और नागर शैली में क्या क्या, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और उड़ीसा के जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे वे सभी आपको नागर शैली में ही मिलेंगे। कृष्ण के दक्षिण से कन्याकुमारी तक, अच्छा कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ शैली के फैली हुई थी। और बेसर जो शैली जो थी वो बेसिकली आपके उत्तर भारत में हिमालय के विंध्य से कृष्ण नदी तक की शैली मानी जाती है मुख्य रूप से। तो इसमें थे यूपी बेसिस 1997 के सारे क्वेश्चन। अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको 1998 में एंशिएंट हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह मैं आपको 2020 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करा दूंगा। फिर इसके बाद डिटेल से आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जो भी लोग पीसीएस की या आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज़ की तैयारी करने का कि आप पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें, ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको क्वेश्चन दिमाग में आए कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो आप उस चीज़ की और अच्छे से जानकारी कर लें। और क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।